अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज का हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। और डायबिटीज इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ये बहैसियत एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट की अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि हम लोग वुमेन डायबिटीज़ डे के हवाले से, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से जो है वो हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया, और आज भी हमारा इस प्रोग्राम में टॉपिक जो है वो वुमेन के हवाले से ही है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इस हवाले से आज हम डॉक्टर जावेद इकबाल से बात करेंगे और कुछ ही देर में हमें फिर चचा मियाँ भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट प्रोग्राम में हमने कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर बात की, ठीक है। फिर हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के थीम के ऊपर बात की थी कि कितनी एग्जैक्टली कि वुमेन जो है वो डायबिटीज़ का हिस्सा है, और हमने ये भी देखा कि 2040 तक 313 मिलियन तक जो है वो ख़वातीन की तादाद पहुंच सकती है अगर उनका लाइफस्टाइल वो ना बदले या ओवरवेट हो या जो है उनके रिस्क जो है वो ज़्यादा है उनको डायबिटीज़ होने का। तो इस हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी। आज भी हम कुछ वुमेन के हवाले से ही बात करेंगे अपने इस शो में, और उसका आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से है। पहले तो आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? गेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जो हमल के साथ रिलेटेड है, वो डायबिटीज़ जो फर्स्ट टाइम अमल के दौरान डायग्नोज हुई, एक तो वो उसको हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। और एक ऐसी डायबिटीज़ जो सिर्फ अमल की वजह से हुई, यानी अमल के दौरान डायग्नोज हुई या अमल की वजह से कॉम्प्लिकेट कर गई, डायबिटीज़ हो गई, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। और आमतौर पे ये या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट विजिट्स होती है उसके ऊपर डिटेक्ट हो जाती है, या फिर इसको स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान 24 वीक्स पे स्क्रीन करके हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो है वो उस जो फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज प्रेगनेंसी में हो या उसका फर्स्ट टाइम वहाँ पे पता चले, उसको हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कहते हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ ना हो और वो सेकंड प्रेगनेंसी में जाके उसको डायबिटीज़ हो जाए, वो भी गेस्टेशनल डायबिटीज़, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ जी, ऐसा रिस्क फैक्टर भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ ना हो और अगली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर का फ़र्क हो जाता है। हो सकता है अगली प्रेगनेंसी तक लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया हो, तो उसके साथ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जो एक और सवाल जो कि मैं पूछना चाहूँगी वो ये है कि क्या जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसकी तशख़ीस के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो कि करवाए जा सकते हैं? जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ की जब हम बात करें तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको पिछले 3 माह की जो है वो ज़ियाबीतस का रिकॉर्ड पता चल जाता है। तो क्या गेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी कोई इसी किस्म का कोई टेस्ट या इससे कोई मिलता जुलता जिससे पता चल सके कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मौजूद है? एक तो मैं वज़ाहत कर दूं कि HbA1c का जो टेस्ट है वो प्रेगनेंसी के अंदर उस तरह से वैलिड नहीं रहता जिस तरह से नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में होता है, ठीक है। तो जब हमने प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड किस्म का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपने पहले भी सुना होगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम एक मिकदार ग्लूकोज की पिला देते हैं और फिर चेक करते हैं कि बॉडी उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है, कितनी इंसुलिन बनाती है और ब्लड शुगर लेवल को कैसे निपटती है उसके साथ। तो ये जो 75 ग्राम या 100 ग्राम वाला ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इस्तेमाल होता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसको कहते हैं, वो किया जाता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में फ़र्क है नॉन प्रेग्नेंट में और प्रेग्नेंट में। प्रेग्नेंट में क्राइटेरिया ज़रा टाइट है क्योंकि उसके साथ एक और जान भी वाबस्ता है, आपको पता है, उसके साथ एक बेबी की लाइफ भी उसके साथ मुंसलिक है, इसलिए उसके क्राइटेरिया ज़्यादा टाइट है। उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग शुगर लेवल 95 से ज़्यादा है तो हम उसको डायबिटीज़ की जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लेबल करते हैं। सिमिलरली जब ग्लूकोज पिला लेते हैं 75 ग्राम तो उसके 1 घंटे बाद के जो लेवल है वो 180 से कम होने चाहिए, 180 से ज़्यादा को हम अब नॉर्मल लेंगे।
सिमिलरली जब हम 2 आवर पे करते हैं तो वो 153 से ज़्यादा होने चाहिए, अगर 153 से कम होने चाहिए। अगर 153 से ज़्यादा होंगे तो हम इसको डायबिटीज़ लेवल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो 2 आवर पे ग्लूकोज पीने के बाद ब्लड शुगर लेवल है, नॉन प्रेग्नेंट में वो 200 का कट ऑफ है और प्रेग्नेंट में 153 है। सो प्रेग्नेंट अगर हम 153 से भी ऊपर होएगा 2 आवर के बाद तो हम उसको लेबल कर देंगे। ठीक है। ये डायबिटीज। और डॉक्टर साहब क्या जैसे फिर तो रैंडम शुगर उसमें भी तो फर्क आएगा ना? हाँ जी। कि इसमें कैसे होगा कि जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका कितना रैंडम शुगर लेवल होना चाहिए, और अगर कोई गेस्टेशनल डायबिटीज से खवातीन गुजर रही हैं तो उनकी रैंडम शुगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या कितने शुगर लेवल रखने चाहिए पेशेंट्स को? जो जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जिनको हमल में डायबिटीज भी है साथ, उनको अपने शुगर लेवल कैसे रखने चाहिए? बिल्कुल। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको फास्टिंग में नाश्ते से पहले शुगर लेवल 95 तक रखने चाहिए। ये गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेग्नेंट उसी बात। हाँ ठीक है। अगर वो अपना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो 140 और 130 के दरमियान ठीक एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है, आइडियल है। और अगर वो 2 आवर के बाद खाने के चेक करते हैं तो उनके लेवल 120 से कम होने चाहिए। आपको पता है कि नॉन प्रेग्नेंट में ये क्राइटेरिया इस तरह नहीं है, वहाँ पे हम थोड़ा लूज क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा लिबरल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इन शॉर्ट फास्टिंग में नाश्ते से पहले या किसी खाने से पहले 95 से कम बेहतर लेवल है प्रेग्नेंट औरत के अंदर, और इसी तरह अगर खाना खा लिया तो उसके 2 घंटे बाद 120 पे आना ज़रूरी है। तो इसी से फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं बेबी के ऊपर और मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जो अगला सवाल मैं पूछने जा रही हूँ वो ये है कि क्या गेस्टेशनल डायबिटीज़ जब किसी खातून को हो जाए तो क्या इस ज़ियाबीतस की इस किस्म से बच्चे की सेहत पे भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो वो किस किस्म के असरात? जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो दोनों रिस्क कैरी करती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी करती है और फीटल कॉम्प्लिकेशन भी करती है। जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है वो इस फॉर्म में होते हैं कि उस फीमेल के अंदर सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं डायबिटिक्स में एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक्स। इसी तरह जो डायबिटिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर फीमेल के अंदर हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और एक और कंडीशन जिसको हम प्री इक्लेम्सिया कहते हैं, एक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसके पाँव में सूजन आ जाती है और उसको फिट्स पड़ सकते हैं, मिर्गी के अटैक्स हो सकते हैं, जिस तरह की मिर्गी के फिट्स पड़ते हैं वैसे ही। तो इसको हम इक्लेम्सिया कहते हैं। तो इक्लेम्सिया का रेशो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखी गई है। सिमिलरली वो ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के अंदर हो गई है उनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के बाद भी कैरी करने का चांस मौजूद रहता है। एक परसेंटेज 60% जो है वो लोग 20 ईयर्स के अंदर वो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है वो फीमेल्स। अगले 20 ईयर में उनका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अब आ जाते हैं बच्चे की साइड पे कि बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है। तो बच्चे में आप देखें, बच्चा एक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में रहता है जो मदर के अंदर है, मदर मुख्तलिफ मेडिकेशन भी ले रही है, तो ऐसा रिस्क हो सकता है जब बच्चा डिलीवर हो तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, उसके शुगर लेवल डाउन चले जाए, उसका जो बॉडी का पेंक्रियाज है वो ज़्यादा रिएक्ट करे, या कोई मेडिकेशन क्रॉस कर जाए प्लेसेंटा, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैटरनल जो फीटल कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो बच्चा जो ही पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन की टीम उधर होनी चाहिए, वो बच्चे को असेस करें और उसको उसी वक्त हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक यहीं पे सवाल है कि अगर जब बच्चा पैदा होता है और अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ, ये भी हो सकता है कि उसको भी डायबिटीज़ फिर हो गई है? उसने ये डायबिटीज नहीं हो गई, एक्चुअली ये जो स्टेट उसकी चेंज हुई है ना, वो एक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट से नॉर्मल ग्लाइसीमिक स्टेट में जाने वाली स्टेट है। तो वो उस तरह से उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिएक्टिवली हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसको उसी वक्त ट्रीट कर दें, उसका डायबिटीज से कोई लिंक नहीं। अच्छा, मतलब ये कि फिर आगे चल के ये नहीं, ये कम चांसेस है कि बच्चे को भी डायबिटीज। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, अगर वो बच्चा जो है उसका सर का साइज ज़्यादा है, मैक्रोसोमिक है, तो ऐसा बच्चा अगर पैदा हुआ है जो कि आमतौर पे डायबिटीज़ के जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके बच्चों के सर के साइज़ ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह बच्चे ओवरवेट होते हैं, उनका जो वेट होता है जो नॉर्मल बर्थ पे होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है।
तो अगर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर आगे चल के, अगर वो बच्ची है तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का और ओबेसिटी का और बाकी रिस्क होंगे, और अगर जो है वो लड़का है तो उसके अंदर डायबिटीज़ और ओबीज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से मोटापे की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी उस बच्चे में डेफिनेटली ज़्यादा होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मदर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूँगी वो ये है कि क्या ऐसे कैसे पता चले कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनको डायबिटीज़ होने के, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, वो कौन सी ख़वातीन हैं जो कि रिस्क में हैं और कैसे वो अपने आप को बचा सकती हैं कि उन्हें डायबिटीज़ ना हो? रिस्क ख़वातीन वो होती हैं, एक तो वो ख़वातीन हैं जो प्री डायबिटिक है, जिनकी फास्टिंग शुगर लेवल 100 से ज़्यादा है, 126 से कम है, उनका चांस है कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर जाएंगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। ऐसी ख़वातीन जो ओवरवेट है, जिनका BMI 23 से ज़्यादा है, वैसे 25 से ज़्यादा लिखा होता है लेकिन हमारे एशियंस में अब उन्होंने डिफाइन कर दिया मोटापे को 23 से ज़्यादा अगर है तो आप ओवरवेट है, तो BMI 23 से ज़्यादा हो। ऐसी ख़वातीन जिनके फैमिली रिलेटिव्स में डायबिटीज़ है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और ऐसी ख़वातीन जो हाइपरटेंशन का या किसी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं, उनके अंदर भी रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पर्सनस, तो उनके अंदर भी डायबिटीज़ होने का खदशा ज़्यादा है। और सिमिलरली ऐसी फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी और जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ थे और फिर वो ट्रीटमेंट ली, फिर फर्टिलिटी हुई, तो उनके अंदर भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। सही, मतलब ये कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कि अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको डायबिटीज़ है तो उसमें भी फिर कुछ मुश्किलात आ सकती है। पहले डायबिटीज़ है तो वो उसको हम कहेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी डायबिटीज़ के साथ प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसकी जो उसके लिए टर्म यूज़ होएगी वो कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी डायबिटीज़ पहले थी अब प्रेगनेंसी उसको मैनेज करना है। उसकी जो टाइप, अगर फॉर एग्जांपल उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 2 डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कहेंगे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी उसका पता चूँकि प्रेगनेंसी से पहले पता लग गया इसलिए हम उसको जेस्टेशनल नहीं लेबल करेंगे। ठीक है, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि फिर उसके बाद हम चचा मियाँ भी हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। सवाल आपसे ये है कि क्या मोटापा और गेस्टेशनल डायबिटीज़ दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? हाँ जी, बिल्कुल गहरा ताल्लुक है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, जो BMI जिन ख़वातीन का 23 से ज़्यादा होएगा वो हाई रिस्क में आ जाती है फॉर डेवलपिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। ऐसी ख़वातीन में रिकमेंडेड है कि आप जो स्क्रीनिंग करनी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, जो टेस्ट मैंने बताया था ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उनका पहली विजिट भी हो जाना चाहिए। उनके लिए 24 वीक्स वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में रिस्क नहीं होता उनको हम 24 वीक्स के बाद उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अदरवाइज इनका जो है वो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे जब वो पहली दफ़ा अपनी गायनी की डॉक्टर के पास जाएंगी, अगर वो ओवरवेट है तो उनका पहली दफ़ा में ही ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो जाना चाहिए। सही। जी नाज़रीन, अगर आप भी कोई हमसे सवालात पूछना चाहते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। और इस टाइम जो है वो चचा मियाँ ने हमें ज्वाइन किया है, तो अभी चचा मियाँ से हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आज वो क्या सवालात लेकर आए हैं डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ। पहले तो शिवरिंग कपड़ी से फारे हो गए। जी चचा मियाँ, कैमरा ऑन है? बहुत ठंड हो गई है। बहुत ठंड। छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब आदाब। डॉक्टर साहब, आप मेरी कंडीशन देख के समझ ही गए होंगे कि क्या कंडीशन है, क्या वजह है। वो वजह ये है कि कल मैं ना रात को धुंध भरी थी, मैंने कहा चलो इसका नज़ारा करते हैं। वो नज़ारा करने में छत पे गया तो आगे कुछ नज़र ही ना आया। मैं कहा चलो गली में जाता हूँ। गली में मैं 2 कदम चलाऊँ फिर कुछ नज़र ना आया, तो मेरी टक्कर सीधा खंबे से हुई है और मैं वापस दौड़ लगाई है, वो भी बस बड़ी मुश्किल से अपने घर रहे, नहीं तो कहीं और जाने लगा था। तो इतनी मुझे सर्दी लग रही है, इतने कल की जो है मुझे। ऐसा तो कई दफ़ा हुआ है कि आप कहीं और जाना चाहते थे लेकिन अब जा नहीं पाए। इस दफ़ा जो है वो आप कहीं और ही जाना चाह रहे थे। नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं घर वापस इतनी सर्दी में कहाँ जाता है। तो वो वजह ये हुई कि इतनी सर्दी थी, तो इतनी सर्दी की वजह से तो मैं आगे जा नहीं सका। तो किसी ने मुझे कहा कि आपको जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको इस सर्दी के मौसम में धुंध से, स्मोक से मास्क लगाना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ
कि क्या जो ये शुगर के मुतासरीन हैं, जो शुगर ज़दगान जिन्हें कहते हैं, क्या उन्हें भी मास्क यूज़ करना चाहिए कि कोई ज़रूरत नहीं है? एक तो आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है, जैसे हम कहते हैं सलाब ज़दगान, बस वो चचा इस तरह का जो लफ्ज़ है वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ों के लिए मैं समझता हूँ नामुनासिब है। हमें इनको, मैं हमेशा डायबिटीज़ अफराद या डायबिटिक पर्सन्स कहता हूँ। अच्छा। तो आप समझ लें कि आप डायबिटिक फ़र्द हैं, आप कोई मरीज़ भी नहीं है इससे इन सेंस। लेकिन डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसी सेंस में अगर आपको स्मोक से कोई वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है और फिर उसके नतीजे में कोई खुदा न खासा छाती में नमूनिया हो जाता है, जिसको कहते हैं ठंड लग गई, तो अगर नमूनिया हो जाता है तो फिर वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में कॉम्प्लिकेट कर जाता है। तो जी बिलअमूम हर बंदे को स्मोक से बचना चाहिए और मास्क पहन के अपने मोटरसाइकिल पे या रात को जो आप नामालूम रस्तों पे निकल रहे थे कल, तो उस पर हम मास्क पहन के निकलना चाहिए। लेकिन बिलखसूस जो डायबिटिक अफराद हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो भी इन्फेक्शन होएगी वो डेफिनेटली उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होएंगी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मिस इकरा, आप कोई सवाल करें कि मैं कोई और करूँगा? नहीं, अभी एक सवाल है। जी अभी मैं आप लोगों की कमेंट्स ही चेक कर रही थी कि आप लोगों ने कोई सवाल हमसे पूछा या नहीं पूछा, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर पूछिए। और अभी हम डॉक्टर जावेद इकबाल से गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं कि आखिर इस गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। क्या इसका ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा ही है या उससे कुछ मुख्तलिफ नौइयत का ट्रीटमेंट है? डॉक्टर साहब, सवाल ये है आपसे कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक वो जो टाइप 1 अफराद है, उनको डायबिटीज़ थी, उनको प्रेगनेंसी हो गई, तो उनका ट्रीटमेंट वही इंसुलिन कंटिन्यू रहेगी। एक वो है जो टाइप 2 अफराद हैं और प्रेगनेंसी हो गई है, तो उनमें हम मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन के अलावा बाकी मेडिसिन बंद कर देंगे। और बाकी अगर शुगर लेवल उनके बढ़ते हैं तो फिर हम उनको इंसुलिन के साथ मैनेज करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि जो जेस्टेशनल, प्योरली जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो हुई हमल में है या जिसका पता ही हमल में चला है, ठीक है, तो उसके बारे में उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से लॉन्ग अगो जो है इंसुलिन ही बेस्ट ट्रीटमेंट कंसिडर की गई है। गायनाकोलॉजिस्ट भी उसको इसी कंसिडर करते हैं, डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंसुलिन को बेस्ट ट्रीटमेंट गिनते हैं। और इसके साथ डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज, 30 मिनट वॉक, और वॉक जो है पेशेंट इसका जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो अपनी गायनी वाली अपनी जो आप उसकी कंसल्टेंट होती है उसके साथ मशवरा करके करती है। और बाकी जो है डाइट की हम उसको प्लानिंग करके दे देते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट जो होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि क्या गोलियों को कोई फ़ायदा है या नहीं है। अक्सर लोग जो है वो चाहते हैं कि इंसुलिन अगर लग गई तो फिर सारी उम्र के लिए लग जाएगी, ये उनका गलत ख्याल है। वैसे इंसुलिन प्रेगनेंसी के अंदर ही सिर्फ ज़रूरत होती है, उसके बाद आम तौर पे डाइट के साथ उनके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहते हैं। तो इंसुलिन के साथ मेटफॉर्मिन को अगर हम यूज़ कर लेते हैं, मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन है जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी यूज़ होती है, जो कई सारी फीमेल जिनको हाइपर एंड्रोजेनिमिया का शिकार होती है, जिनके अंदर एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर भी इस्तेमाल होती है। और मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज़ को तो पता ड्रग है ही सही। तो मेटफॉर्मिन को प्रेगनेंसी में ट्राई किया गया तो सक्सेसफुल ट्रायल्स आए हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया उसका। तो मेटफॉर्मिन को भी अब बहुत सारे गायनाकोलॉजिस्ट और बहुत सारे डायबिटीज़ फिजिशियन रिकमेंड कर रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन भी इस्तेमाल हो सकती है। और अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल ना आ रहा हो तो फिर हम उसके साथ इंसुलिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, वट एवर मेथड आप यूज़ करें, डाइट करें, आप मेटफॉर्मिन करें, आप इंसुलिन करें, आपको अपने फास्टिंग शुगर लेवल 95 तक रखने हैं और 2 आवर के बाद खाने के जो लेवल हैं 120 तक रखते हैं। ठीक है। अच्छा चमिया, आप कुछ पूछेंगे वरना फिर मेरा एक और सवाल है डॉक्टर साहब से। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो पूछ के निकलता हूँ क्योंकि ठंड बहुत सख्त लग रही है मुझे। मैं देख रही थी जैसे आप हाथ सेक रहे थे वो ही ना, बस कुछ ना पूछे, सर्दी आ गई है। डॉक्टर साहब एक मुझे सवाल बताएं, सर्दी आ गई है। सवाल बताऊंगी जवाब सवाल का जवाब सर्दी का असर हो गया है। सवाल ये है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट आ गई हैं मज़े मज़े की, मूंगफली, चलगोज़े, किशमिश, तो इनमें क्या हम किशमिश निकाल दें तो बाकी ठीक। तो किशमिश में भी तो वही चीज़ें हैं ना।
नहीं ये जो किशमिश है उसमें वही चीज़ें नहीं है, आपको पता है कि वो चीज़ें नहीं है। तो जो आपने पहले दो बोले थे वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि मेवा वगैरह और दूसरी मीठी चीज़ें वो नहीं, हाँ ये नहीं लेने, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। जी जी, हलवा जात और ये जो अब मुख्तलिफ बेकरियों पे और मुख्तलिफ जब हम जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये भी आ गए हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए फ्रैग मीठा जिसमें डाल गया वो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा ना। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि अभी हमें जो है ये इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है, इन सर्दियों में भी एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्हीं की बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, तो वो जो जैसे उनको डायबिटीज़ हो गई प्रेगनेंसी में और वो पता नहीं पंजीरियाँ खा रहे होते हैं कि पता नहीं हैवी जो खुराक, क्या वो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में उनकी हेल्प कर रही होती है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं है। ये जो गांव में लोग जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद पंजीरियाँ जो है वो आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई नहीं खिलाते। ये जो सासें होती है ये स्पेशली उसके डिलीवरी के प्रोसेस के बाद शुरू करती है, लेकिन वो ठीक नहीं है, इसलिए कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, एक तरह से उसके अंदर अब आगे रिस्क हो गया टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने का। ठीक है। तो एक तरह से वो प्री डायबिटिक अफराद में या हाई रिस्क ग्रुप में आ गए। अच्छा। अब वो अपने डाइट पे कंट्रोल रखेंगे, अपने वेट को मैनेज रखेंगे तो डायबिटीज़ का खतरा टला रहेगा, वरना उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी तो वैसे भी इस किस्म की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और ब्लड शुगर्स को जांचना चाहिए। और फिर जब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं डिलीवरी को, तो 6 हफ्ते बाद दोबारा हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं इस पेशेंट में परसिस्ट तो नहीं कर गई डायबिटीज़। वो जो लोग सोचते हैं ना कि हमारी डायबिटीज़ आगे चलती रहेगी कि नहीं, तो उसका 6 हफ्ते बाद असेस कर लें। 6 से 8 हफ्ते बाद डिलीवरी के बाद आप दोबारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि डायबिटीज़ डेवलप हो गई है या नहीं। सही। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी तो काफ़ी ज़्यादा कुछ खाया जा रहा होता है ना, क्या वो ठीक होता है? उसमें आपको ये कि प्रोटीन कंटेंट अपना बढ़ा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को वही जो 40-45% नॉर्मल तक रखना चाहिए और उनमें से भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। प्रेगनेंसी में आप याद रखें कि पहले 3 महीने जो है ऑर्गन डेवलपमेंट का टाइम होता है। आमतौर पे खवातीन जो हैं उनको डायबिटीज जो जेस्टेशनल है वो 24 वीक्स के बाद होती है। अच्छा। तो वो उस वक्त जो वो कहती हैं कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए, हमारा बच्चा अच्छा आ जाए, उसकी नशोनुमा हो, तो एक्चुअली ऐसा नहीं। ऑर्गन्स तो वही है जो बन गए पहले 3 महीने में। उसके बाद उनको एक मेंटेनेंस डाइट जरूर अच्छी रखनी चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए, वाइटामिन उसके उनके पूरे होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ओवर ईटिंग नहीं है हमारा। और मीठे से भी परहेज जो है वो मीठे से परहेज करें, मीठे से परहेज करें। अच्छा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब हम इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, एक तो हमने इस एंड पे बात की जिसमें मेडिकेशन इंसुलिन आ गई, और दूसरे जो हम डाइट के ऊपर हमने भी बात कर ली। अब हम थोड़ी से उनके जो है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं कि उन्हें अगर वॉक करनी चाहिए तो कितनी वॉक करनी चाहिए और किस तरह से उन्हें वॉक 30 मिनट की वॉक पर डे वो इजीली जो है वो कर सकती है प्रेग्नेंट खवातीन, और उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलेस जैसे मैंने पहले कहा कि उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मशवरे से चलना पड़ेगा, क्योंकि सम गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं जिनमें कई दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट उनको रेस्ट एडवाइस कर देती है। तो उसके सिवा अगर कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा कोई गायनेकोलॉजिस्ट मना नहीं किया हुआ स्पेशली, तो फिर वो अपनी 30 मिनट की एक्टिविटी को मेंटेन रख सकती है। ठीक है, उससे उनकी ओवरऑल डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑडियंस को दी है, और चचा मियाँ आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।